और अगर इस कोन की आप ट्रेसिंग करें तो ये किस तरह का कोन है, तो इसमें जो z कोऑर्डिनेट है वो u है। हाँ, basically this cone is obtained via the surface of revolution of the curve. You see here, this is u, right? U, and this is also u, right? So in fact fu is equal to u. आप अगर surface of revolution याद करें तो अगर कोई कर्व u fu, ये जो xz प्लेन में अगर कोई कर्व अगर आप लेते हैं xz प्लेन में, बल्कि ये ZU प्लेन का, ये ZX प्लेन, बिकॉज Z कोऑर्डिनेट इज U एंड X कोऑर्डिनेट इज, तो इसको ZX प्लेन कहें तो ज़्यादा अच्छा है। Z कोऑर्डिनेट पे आप U कोऑर्डिनेट ले रहे हैं Z एक्सिस पे, और X एक्सिस पे आपका फंक्शन का ग्राफ ले रहे हैं, राइट? तो अगर UFU इस कर्व को अगर आप रिवॉल्व करते हैं Z एक्सिस के अबाउट, तो जो सरफेस जनरेट होता है उसका पैरामीटराइजेशन होता है FU cos V, FU sin V और U। तो यहाँ पे जो है वो आपका फंक्शन FU इटसेल्फ U हो जा रहा है। इसका मतलब आपका एक कर्व है जो UU है, UU। तो UU का मतलब हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो XZ प्लेन के ओरिजिन से होके जा रहा है और इन दोनों एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बेसिकली इस प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को आप जेड एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा रहे हैं, तो इस तरह से एक सरफेस मिलेगा जो ये कोन टाइप का शेप आपको देगा, बेसिकली कोन देगा। कोन, दिस इज द कोन, राइट? दिस गिव्स यू अ कोन, ठीक है। अब आपको अब ये सोच सकते हैं कि इसमें इस यू और वी पैरामीटर क्या होना चाहिए, एक ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो इसमें आप चाहें तो इस तरह से u और v पैरामीटर को चूज करिए ताकि ये एक रेगुलर सरफेस बना रहे। फॉर एग्जांपल आपको ये u इज इक्वल टू 0 को तो रिमूव ही करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ये जो वर्टेक्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डेफिनेटली u मस्ट बी पॉजिटिव, राइट? u मस्ट बी पॉजिटिव एंड दिस b also if you want you can take lies between 0 to 2 pi, if you want you can take from minus pi to pi। तो आप अपने सुटेबल चॉइस के अकॉर्डिंग v को मान सकते हैं और उस कोन के उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप पैरामीटराइज कर सकते हैं, राइट? अब जरा ये देखें कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। u इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी एंड v इज इक्वल टू टी। तो इसमें अगर आप uv प्लेन की बात करें तो बल्कि आप इसमें भी VU प्लेन की बात करें, मान लीजिए इसको हम V ले रहे हैं और इसको U ले रहे हैं एक सेकंड के लिए, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं, आप UV भी लिख सकते हैं, बट लेट अस टेक VU। तो इसमें V इज इक्वल टू T है और U इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा T, राइट? तो अगर आप इसमें T के जगह पे V पुट कर दें तो बेसिकली U इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा V टाइप का ग्राफ होगा। तो बेसिकली एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, राइट? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो आप इसमें देखें कि जब v की वैल्यू आप 0 लेंगे, v इज इक्वल टू 0, राइट? अगर इसको आप इस तरह से देखें तो इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा v। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। हाँ, लैम्डा की जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो ई टू द पावर v टू द पावर लैम्डा इसको कह सकते हैं, e टू द पावर v टू द पावर लैम्डा, राइट? और एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको पता है कि वो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, ये इस टाइप का ग्राफ होगा, राइट? ये बिल्कुल जैसे जैसे ये लैम्डा v जो है वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा वैसे u भी जो है आपका इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। और इस u एक्सिस को जब v इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 यानी 1, तो ये वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। और जैसे आपका v जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो when v approaches minus infinity, so in that case this u approaching 0 की तरफ
आप इधर की तरफ जाएंगे तो वो यू की वैल्यू, यानी यू कभी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, यू नेवर नेगेटिव, राइट। तो इस तरह का एक कर्व है आपके पास, ठीक है। अब जरा देखा जाए कि इस कर्व का यहाँ पे इमेज क्या होगा, व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस कर्व ऑन दिस कोन। और फिर पार्ट ऑफ, ये तो यूवी प्लेन में आपने कर्व लिया, बेसिकली ये कर्व जो है वो इस कोन पे दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको उस कर्व का लेंथ निकालना है such that this gamma t, so gamma is actually a curve from the given interval is 0 to pi, so 0 pi to r3, right। r3 पे आप चाहें तो s पे कह सकते हैं, सरफेस पे एक कर्व है जो किस तरह से दिया हुआ है, दिस गामा t is given by this sigma ut vt, राइट। सिग्मा आपका ये फंक्शन है, तो सिग्मा और यूटीवीटी जो आपका ये फंक्शन है, यूटी इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्बडा टी एंड वी इज इक्वल टू टी। तो इन दोनों के कंपोजिशन, मतलब इस कर्व का जो इमेज है इस सरफेस पे, राइट। ये यूवी जो मान लीजिए कि आपने ये जो यू वी फंक्शन लिया है, इसको आप चाहें तो प्रिसाइज वे में लिख सकते हैं। तो सपोज दिस वी या हाँ, तो यहाँ आप अगर चाहें तो इसका डोमेन भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन यू, सो लेट अस टेक द मैक्सिमल डोमेन। मैक्सिमल डोमेन जो होगा वो u इज, u कैनॉट बी जीरो, so u must be positive। तो ये जो डोमेन u है, this is simply u is positive, so let us take 0 to infinity, 0 to infinity, and you can take this v। तो चूंकि v हमको 0 to pi की जरूरत है, हाँ v हमको 0 to pi की जरूरत है, तो वैसे आप चाहें तो v को आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। v लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, v में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन ताकि ये इस कर्व के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे सरफेस पे आप आएंगे तो बेसिकली क्या होगा, जब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाला पोर्शन आप लेंगे तो u पॉजिटिव केवल है और v जो है, मान लीजिए v का हम एक सुटेबल पोर्शन ले रहे हैं। सो लेट अस टेक 0 टू पाई और मे बी 0 टू 2 पाई। चलिए 0 टू 2 पाई लेकर के मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। लेट अस टेक दिस 0 टू 2 पाई, ये पोर्शन हम ले रहे हैं, ये पोर्शन लेते हैं, v लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई। तो अगर v 0 टू 2 पाई अगर आप यहाँ से आप देखें तो क्या होगा, तो दिस इज वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है, राइट, 0 टू 2 पाई। आप चाहें तो माइनस पाई टू पाई ले लीजिए। तो उस समय इसका इमेज कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो आप कहाँ से मेजर करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, फ्रॉम वेयर यू मेजर दिस v। तो अगर मान लीजिए v आप अगर x एक्सिस से मेजर करते हैं, मतलब ये xz प्लेन से एंगल अगर आप मेजर करते हैं, तो अगर 0 टू 2 पाई आप लेंगे तो यहाँ से लेकर के और इतने पोर्शन का सरफेस पैच आप बना पाएंगे, राइट। ओके, तो अब जरा देखें आप, फॉर द मोमेंट इस कर्व को आप भूल जाइए, ये जो कर्व दिया गया है इस कर्व को आप भूल जाइए और आप केवल इस 0 टू 2 पाई वाले पोर्शन पे अगर आप अपने को फोकस करें तो जरा देखिए कि ये जो v एक्सिस है, इस v एक्सिस का इमेज कहाँ बनेगा, इस सरफेस पे कहाँ बनेगा। v एक्सिस के लिए u कोऑर्डिनेट 0 है। हालांकि v एक्सिस खुद जो है वो आपके डोमेन में है ही नहीं, लेकिन केवल जस्ट फॉर डेफिनेटनेस कि वो कहाँ, उसका इमेज कहाँ जा रहा है। अगर मान लीजिए u इज इक्वल टू 0 को हम अपने डोमेन में रख भी लेते तो कहाँ जाएगा, या आप और भी दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, व्हाट हैपन इफ u इज वेरी वेरी स्मॉल, u इज एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, देन व्हाट हैपन। तो u इज इक्वल टू 0 अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो फॉर u इज इक्वल टू 0 एवरीथिंग गोज टू 0। तो देयरफॉर व्हाटएवर v you choose for u is equal to 0 it's going to be just origin। तो ये पूरे स्ट्रेट लाइन को
ये ओरिजिन पे भेज देगा। इसका मतलब आप जैसे ही इस लाइन के करीब होंगे, यानी अगर u इज इक्वल टू एप्सिलॉन ले लीजिए, ये पर्टिकुलर लाइन अगर आप ले लीजिए, तो ये पूरा पर्टिकुलर लाइन इस ओरिजिन के बहुत करीब होगा, वेरी क्लोज टू ओरिजिन। व्हाट हैपन इफ यू टेक अ लाइन से u इज इक्वल टू कांस्टेंट, से u इज इक्वल टू कांस्टेंट c एंड v लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। जब u इज इक्वल टू कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे आपका u इज इक्वल टू c ले लीजिए, u इज इक्वल टू c ले लीजिए, तो c cos v, t sin v एंड c, मतलब ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जिसके लिए z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है और xy कोऑर्डिनेट इस तरह मूव कर रहा है कि x कोऑर्डिनेट u cos v, y कोऑर्डिनेट u sin v, राइट, और x कोऑर्डिनेट c sin v and y coordinate c sin v. That is the equation of a circle, equation of a circle in a plane parallel to xy plane, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस कोण का अगर xy प्लेन के पैरेलल प्लेन से अगर आप इंटरसेक्शन करें तो आपको इस तरह का एक सर्कल मिलेगा, एंड दिस सर्कल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ u इज इक्वल टू c। तो u इज इक्वल टू c के करेस्पॉन्डिंग आपको ये सर्कल मिलेगा। u इज इक्वल टू आप कोई नंबर u इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, ये पोर्शन ले लीजिए, इसके करेस्पॉन्डिंग एक दूसरा सर्कल, तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल्स मिलेंगे। सो दीज आर पैरामेट्रिक कर्व्स ऑन दिस कोन। तो पैरामेट्रिक कर्व जो u इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कर्व्स हैं, यानी जो v कर्व्स हैं, v पैरामेट्रिक कर्व्स हैं, दे आर बेसिकली द पैरेलल सर्कल्स ऑन दिस कोन। एंड व्हाट हैपेंड अबाउट दिस u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप इस तरह की लाइन ले लीजिए जिसके लिए v की वैल्यू कांस्टेंट है और u इस पे वेरी कर रहा है, u जो है वो 0 से लेकर के आप चाहें तो इन्फिनिटी। इसका अगर आप यहाँ पे इमेज देखें तो क्या बनेगा, इफ यू टेक u इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, सॉरी v इज इक्वल टू कांस्टेंट और u वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, देन व्हाट हैपन, v इज इक्वल टू कांस्टेंट साइन c। अब आप अपने सुविधा के लिए चाहें तो साइन π/4 ले सकते हैं, π/2 ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू फिक्स कर दीजिए, v की वैल्यू फिक्स कर दीजिए, और ये क्या होगा u cos v, u sin v। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई बताएगा? अगर मान लीजिए हम v को फिक्स कर दें तो u cos, मान लीजिए हमने v को फिक्स कर दिया है से सम नंबर लैम्डा और c, तो u cos c, u sin c एंड c, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जो कर्व है ये बेसिकली एक कर्व है, ये R3 में एक कर्व है, x इज इक्वल टू u cos c, y इज इक्वल टू u sin c, z इज इक्वल टू c। सो व्हाट इट रिप्रेजेंट? u, sorry, this is u, this coordinate is u, and u varies from, you can take 0 to infinity। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? x इज इक्वल टू u cos c, y is equal to u sin c and z is equal to u, z is equal to u, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? कोई बताए आप लोगों में? कुछ गलत ही बताइए ना, कुछ बताइए आप लोग। x is equal to u cos c, y is equal to u sin c and z is equal to u। ये जो कर्व है, ये कर्व क्या, अब ये नहीं अगर बता पाएंगे तो फिर कैसे आप आगे पढ़े, कैसे सरफेस को ट्रेस करेंगे, कैसे इस कॉम्प्लिकेटेड कर्व को कैसे ट्रेस कर पाएंगे आप लोग? कुछ तो बताइए ना, ये क्या रिप्रेजेंट, यार 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएससी क्लासेस में। तो x इज इक्वल टू u cos c, y इज इक्वल टू u sin c एंड z इज इक्वल टू u। अच्छा, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? x माइनस 0 अपॉन cos c, y माइनस 0 अपॉन साइन c इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू u। इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं इसको? x माइनस 0 अपॉन cos c इज इक्वल टू u, y माइनस 0 अपॉन साइन c इज इक्वल टू u एंड z माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू u। आर द टू थिंग्स आर इक्विवेलेंट और नॉट? ये इक्वेशन और इक्वेशन इक्विवेलेंट है कि नहीं? यस सर, है ना? यस, ये लाइन की इक्वेशन। वेरी गुड। तो दिस रिप्रेजेंट ए लाइन, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आप लोगों को बताना चाहिए ना कि दिस रिप्रेजेंट ए लाइन। अब ये लाइन कैसा पास करेगा, कहाँ से पास कर रहा है? तो आपको पता है इस पॉइंट से होके जाएगा, 0 0 0 से होके जाने वाला लाइन। 0 0। और उसके बाद ये क्या होता है उसका?
डायरेक्शन कोसाइंस. This cos C, sin C and 1, these are basically direction cosines of that line. इसका मतलब उस लाइन के बारे में और क्या कह सकते हैं, उसका डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है, वो लाइन x एक्सिस के साथ C एंगल बनाएगा, y एक्सिस के साथ 90 माइनस C एंगल बनाएगा, ये cos 90 माइनस C लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी z एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएगा. राइट? तो इसका मतलब वो लाइन कैसा होगा, किस तरह की लाइन होगी वो. यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे कुछ हमने मिस्टेक किया है क्या, z इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ से हो गया u cos c, हमने v इज इक्वल टू कांस्टेंट लिया है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट लिया है. तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हो गया कि हमने v इज इक्वल टू c ले लिया है, तो v इज इक्वल टू c हमने लिया है, तो u cos c, u sin c एंड u. Okay, so this is u cos c, x minus 0 upon cos c, y minus 0 upon sin c, and z is equal to u. So z minus 0 upon 1 is equal to u. ठीक है. हाँ, तो ये 0 0 0 से होके जाने वाला वह लाइन है जो x एक्सिस के साथ C एंगल बनाएगा, कांस्टेंट C एंगल बनाएगा, y एक्सिस के साथ 90 माइनस C बनाएगा, और z एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएगा. ये कैसे पॉसिबल है, कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, because u is a parameter here, so it may like this, like this line. तो ये लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा C, cos C, sin C, no, there is some mistake, you have to take care of that. तो बेसिकली आइडिया ये है कि यहाँ पे ये जो लाइंस हैं वो यहाँ पे सर्कल्स रिप्रेजेंट करेंगी, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, दीज वर्टिकल लाइंस आर बेसिकली द लाइंस, दीज आर जनरेटिंग लाइंस ऑफ दिस कोन. तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस तरह से निकल जाएगा, तो दीज आर जनरेटिंग लाइंस. बट हाउ यू राइट हियर, ये मान लीजिए एक लाइन अगर आप लेते हैं, तो ये लाइन z एक्सिस के साथ कांस्टेंट एंगल बनाएगा, बट दैट कैनॉट बी जीरो. तो उसके लिए हम क्या करें, एक ये लाइन अगर आपने फिक्स कर लिया है, हाँ, तो ये तीनों एक्सिस के साथ कांस्टेंट एंगल तो बनाएगा. और वो एंगल आपने यहाँ पे ले लिया है C. मान लीजिए कि हमने ले लिया है V इज इक्वल टू
सी। तो b इज इक्वल टू सी अगर ले लिया है तो cos सी sin सी, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। z कोऑर्डिनेट आपने u लिया है ना, u cos c, u sin c and u। अगर मान लीजिए इसको 0 कर दिया जाए तो भी नहीं ठीक है, because that line always makes a constant angle with z axis। कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन करना होगा, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। ये जो है इस स्ट्रेट लाइन का ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको इस तरह से देखने पे मिस्टेक होगा। ये इस तरह से देखना नहीं इसको सही है। ये निश्चित है कि ये जो है वो लाइन इस तरह से एक जनरेटिंग लाइन है, बट दिस लाइन दिस सी एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट द एंगल मेड बाय, ये जो इस लाइन और जेड एक्सिस को मिलाने वाला जो प्लेन है उस प्लेन का एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल आपका सी है, राइट। दिस एंगल इज सी। तो सी जो है वो ये लाइन जैसे जैसे मूव करेगा, बेसिकली दिस सी वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। तो जैसे सी इज इक्वल टू 0 आप ले लेंगे तो ये एक्स जेड प्लेन वाला लाइन मिलेगा, जनरेटिंग लाइन मिलेगा। सी इज इक्वल टू पाई बाई 2 अगर आप ले लेंगे तो इस वाई जेड प्लेन वाला जनरेटिंग लाइन मिलेगा, ठीक है। तो सी इज एक्चुअली नॉट दिस एंगल, सी कैनॉट बी डायरेक्शन पार्ट ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। सी जो है वो ये जो चीज हमने लिखा है ये गलत लिख दिया है, दिस इज नॉट करेक्ट। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो ये जो सी होता है वो एक्स वाई जेड एक्सिस के द्वारा बनाया हुआ एंगल है, एक्स वाई जेड एक्सिस के द्वारा इस लाइन से बनाया हुआ एंगल है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन, और दिस आई एम सॉरी, दिस इज नॉट करेक्ट। लेकिन आप इसको ये बस समझें कि वो जो जनरेटिंग लाइन है वो जनरेटिंग लाइन 0 0 0 से पास कर रही है, और अगर उस लाइन और z एक्सिस से बनाया हुआ हम प्लेन ले लें, हाफ प्लेन ले लें, तो वो प्लेन एक्स जेड प्लेन के साथ सी एंगल बनाएगा। ये जो दो प्लेन है, these two planes make an angle C। लेकिन जो डायरेक्शन को साइंस में जो आप लेते हैं एंगल, वो एंगल होता है कि जो वह लाइन खुद एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाए, उन एंगल का कोसाइंस यहाँ पे आप लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो फिक्स है कि अगर ये एंगल आपका C है, ठीक है, ये एंगल अगर C है तो आप बता जरूर सकते हैं कि क्या इसको, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि वो एंगल क्या होगा, राइट। कि ये जो लाइन है, क्योंकि वो जेड एक्सिस के साथ तो कांस्टेंट एंगल बनाएगा, जेड क्योंकि कोन पे लाई कर रहा है, राइट सर्कुलर कोन है, तो वो आप दिखा सकते जरूर हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। बट फॉर द मोमेंट हियर वी डोंट नीड एक्चुअली व्हाट आर, ये हम चाह रहे थे कि वो डायरेक्शन कोसाइंस के तरीके से आपको दिखा दें, बट दैट वे इट इज नॉट करेक्ट, वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा। तो लेकिन आप दिखा सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, हम इसको एक्सरसाइज दे रहे हैं कि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस, उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में आप बताइए। तो आपको इस फॉर्म में बताना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन दिस फॉर्म, x अपॉन l, y अपॉन m एंड z अपॉन n। तो ये आप एक्सरसाइज के रूप में हमें बताइएगा। इसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। ये निश्चित है कि एलिमेंट तीनों कांस्टेंट होंगे, तीनों सी पे डिपेंड करेंगे, तीनों केवल सी पे डिपेंड करेंगे। और यहाँ इज इक्वल टू आपका ये पैरामीटर जो होगा वो यू, आप यू या यू का कोई कोफिशिएंट, बल्कि आप कह सकते हैं कि दीज एलिमेंट आर डायरेक्शन रेशियोज। इफ यू राइट हियर यू, अगर यू आप लिखते हैं तो एलिमेंट आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अदरवाइज तो अगर इन दोनों के स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर का सम अगर 1 हो गया तो ये तो आपका जो है एक्चुअल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन से।
तो ठीक है. सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू फाइंड द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इन दिस फॉर्म x अपॉन l, y अपॉन m एंड z अपॉन n. बट ये आप निश्चिंत रहें, ये जो एक्स वाई जेड ये लाइन आपको मिल रहा है वो लाइन इस कोन की जनरेटिंग लाइंस होंगी. अब ओरिजिनल आपका प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये जो कर्व आपको दिख रहा है, तो यहाँ बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जरा आप अगर ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो इसमें क्या आपने किया, आप बेसिकली इन दोनों ये जो पूरा जो लाइन सेगमेंट है इन दोनों को आपने कोलैप्स करा दिया और उसके बाद इस लाइन को इस लाइन के साथ आपने आइडेंटिफाई करा दिया है. तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये इसको आइडेंटिफाई जब कराएंगे, जैसे पीस ऑफ पेपर ले लीजिए और इस पीस ऑफ पे इन दोनों पॉइंट को आप बिल्कुल एक दूसरे के पास लाके रख दें और जैसे इसमें स्ट्रेच आप कर दीजिए और इस एज को इस एज के साथ आप लाके पेस्ट कर दीजिए. तो इस तरह से आपको शेप मिलेगा. इस तरह से आपको एक शेप पहले ऐसे लाइए, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके इसको ऐसे लाके चिपका दीजिए और फिर इस एज को इस एज के साथ ऐसे पेस्ट कर दीजिए, तो आपको एक कोन का शेप मिलेगा. तो इसमें ये जो लाइंस हैं वो लाइंस ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हैं कि आपको सर्किल दे देंगी और ये जो लाइंस हैं दीज आर बेसिकली जनरेटिंग लाइंस ऑफ द कोन. और ये इसी तरह से जो आपको एक्सपोनेंशियल कर्व मिलेगा दैट विल बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल गो लाइक दिस. इस तरह से आपको एक कोन मिल जाएगा. ठीक है. अब इसी ये जो कोन पे जो कर्व है उस कर्व का लेंथ आपको बताना है फ्रॉम 0 to पाई. तो अगर इस कर्व को अगर R2 में इसका लेंथ बताना होता कि इस प्लेन में इसका लेंथ क्या है, तो आपके पास ऑलरेडी फार्मूला है कि दिस आर्क लेंथ L इज इक्वल टू, आप जैसा कि जानते हैं 0 to पाई और फिर यहाँ पे आप लिख देते u डॉट स्क्वायर प्लस v डॉट स्क्वायर एंड dt. तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे रख दीजिए. इस कर्व का लेंथ इस R2 में आपको मिल जाएगा. बट हम एक्चुअली ये लेंथ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरफेस पे जो कर्व मिल रहा है उस सरफेस पे उस कर्व का लेंथ क्या होगा. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. या तो वो लेंथ डिटरमिन करने के लिए जैसा कि हमने बताया कि आपको पहले सरफेस का फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म निकालना पड़ेगा और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म निकालिए तो फिर लेंथ ऑफ जो गामा कर्व होगा दैट इज एक्चुअली गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई u डॉट स्क्वायर प्लस 2f u डॉट v डॉट प्लस g v डॉट स्क्वायर एंड dt एंड t varies फ्रॉम 0 to पाई. ये आपका लेंथ हो जाएगा. तो सबसे पहले आपको ई एफ जी निकालना होगा और फिर उसके बाद यू डॉट वी डॉट जी डॉट की वैल्यू उसमें रखेंगे. लेकिन अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करें तो जैसा कि लास्ट टर्न पे हमने आपको बताया था कि ये जो सिलेंडर या कोन है ये दे आर बेसिकली आइसोमेट्रिक टू ईच अदर. तो यहाँ भी आप निकालिएगा तो इसका जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म मिलेगा वो आप दिखा सकते हैं कि ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी और जी की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो इसका मतलब जब यहाँ पे वैल्यूज आप रखेंगे तो एक्चुअली यहाँ भी जो आर्क लेंथ आपको मिलेगा 0 to पाई वो E इज इक्वल टू 1, G इज इक्वल टू 1 और F इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो एग्जैक्टली वही मिल जाएगा U डॉट स्क्वायर प्लस V डॉट स्क्वायर. तो आप इसको जो फार्मूला जब सेम मिल गया जब रखेंगे तो वैल्यू सेम है. जो भी वैल्यू आएगी वो चाहे आप सरफेस वाला लेंथ निकालें या फिर R2 के प्लेन में उस कर्व का लेंथ निकालें, ये दोनों लेंथ सेम होगा. और इसलिए ये बेसिकली ये जो कोन पोर्शन है ये तो एक कर्व के लिए आपने दिखाया. इसी तरह से आप दूसरे किसी का आप यहाँ भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ निकालिएगा और इस पे जो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल मिल रहा है उसका लेंथ निकालिए. दोनों का लेंथ हमेशा सेम होगा. बेसिकली द टू पोर्शन यानी ये जो पोर्शन इस R2 का है और ये जो पोर्शन सरफेस का है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेट्रिक हैं. तो इसी आइडिया को डेफिनेशन के रूप में कल हमने बताया भी था. तो लेकिन फिलहाल यहाँ इसलिए मैंने बताया कि कैसे आप कर्व का लेंथ मेजर करेंगे. तो इसमें आप u डॉट और v डॉट की वैल्यू रख करके और इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आपको उस गामा कर्व का लेंथ प्राप्त हो जाएगा. इज इट ओके टू एवरीबॉडी? यस सर. हाँ, लेकिन ये वाला आप लोग जरूर हमको बताइएगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इस v इज इक्वल टू कांस्टेंट रखने से उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में क्या होगा, ये जरा मैं जानना चाहता हूँ. मैं देखता हूँ कि कौन इसको सही बता पा रहा है.
ओके, बेसिकली यहाँ पे ये एंगल सी है, लेकिन हमको इस एंगल सी से नहीं मतलब है, हमको ये जो लाइन आ रहा है उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ क्या एंगल है, वाई एक्सिस के साथ बनाया हुआ क्या एंगल है, और जेड एक्सिस के साथ बनाया हुआ क्या एंगल, ये एंगल हमको बताना होगा। और वो भी आप मेजर कर सकते हैं, वो भी आप इससे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, दिस इज द राइट वे टू राइट। और ये जो यहाँ पे आपको ये जो आपको u cos c, u sin c और u जो मिल रहा है, these are basically direction ratios of the line instead of direction cosines। ये जो हम यहाँ बोल रहे थे, ये डायरेक्शन कोसाइंस ना होकर के ये u cos c, u sin c और u जो है वो उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब अगर आप इंटरेस्टेड ही हैं कि नहीं आप डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो ठीक है, इनके स्क्वायर के सम से डिवाइड कर दीजिए, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर c प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर c प्लस u स्क्वायर, तो आपको इसका डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगा। LMN इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u cos c, u sin c, u स्क्वायर cos स्क्वायर c प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर c, u स्क्वायर हो जाएगा और प्लस u स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी u रूट टू हो जाएगा। तो u रूट टू से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा cos c अपॉन रूट टू, sin c अपॉन रूट टू एंड 1 अपॉन रूट टू। या आई थिंक दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। तो ये एलिमेंट जो है ये cos c अपॉन रूट टू, sin c अपॉन रूट टू और 1 अपॉन रूट टू, ये जो है वो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay. So next come to the main theorem, what I stated yesterday, that a diffeomorphism, so the theorem was that a diffeomorphism f from S1 to S2 is an isometry if and only if the surface sigma 1 or the surface patch sigma 1 and the surface patch FO sigma 1, right, have the same first fundamental form. That is the first fundamental form of sigma 1. This is same as the first fundamental form of FO sigma 1. ठीक है, ये आपका S1 सरफेस है, मान लीजिए ये S1 सरफेस है और इस सरफेस पे आपका एक सरफेस पैच सिग्मा है जो कि यहाँ ओपन सबसेट ऑफ R2 से मैप है, और दूसरा सरफेस आपका ये S2 है और F जो है वो मैप है S1 से S2 पे। तो इन दोनों का जब आप कंपोजिशन करेंगे तो ये इसको सिग्मा 1 कर लीजिए, तो सिग्मा 1 इज ए सरफेस पैच ऑन दिस S1, तो देन दिस F कंपोज विद सिग्मा 1 इज ए मैप फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये दोनों का डोमेन आपका सेम हो जाएगा। दिस F कंपोज विद सिग्मा 1 इज ए मैप फ्रॉम दिस ओपन सेट U टू S2, राइट, एंड द सिग्मा 1 इज ए मैप फ्रॉम दिस U टू S1। तो ये जो दो पैचेज, अब इसका पैच मिल गया सिग्मा 1 और इसका पैच मिल गया FO सिग्मा 1, तो ये दोनों जो पैचेज हैं इनके करेस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म मिलेंगे वो दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम है तो इन दोनों सरफेसेस पे जो करेस्पॉन्डिंग कर्व्स आप लेंगे, यानी यहाँ पे अगर कोई कर्व गामा ले लीजिए तो करेस्पॉन्डिंग कर्व यहाँ मिल जाएगा FO गामा, तो इन दोनों कर्व्स के आर्क लेंथ भी सेम होंगे। और अगर दोनों कर्व के आर्क लेंथ सेम है कि नहीं, कोई भी दो कर्व ले लिया जाए, मतलब करेस्पॉन्डिंग कर्व, whenever you take any curve gamma here and its image FO gamma here, and if their lengths are same, then the two surfaces are isometric to each other। तो ये हमें प्रूव करना है कि अगर आर्क लेंथ सेम है
तो इन दोनों के फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम होंगे, और अगर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम है तो वो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के आइसोमेट्रिक। ओके, तो ये आप मान सकते हैं ये जो सरफेस है ये सिंगल सरफेस पैच से मिल रहा है। तो मान लीजिए कि जो सरफेस आपका S1 है, दैट इज S1 is obtained from the single patch sigma 1 of U1, where U1 is some subset of R2, right? आप U केवल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, you can simply write U, and therefore this S2 is nothing but FO sigma 1 of U, right? तो हमें ये दिखाना है कि if F is an isometry, if F is an isometry, then इसको आप चाहें तो ये जो FO sigma 1 है इसको आप sigma 2 नाम दे सकते हैं। this is your sigma 2, this is your sigma 2, तो sigma 2 of U, right? दोनों का डोमेन सेम है U, और sigma 1 और sigma 2 ये दो सरफेस पैचेज हो जाएंगे। So you have to show that the first fundamental form of the sigma 1 is same as the first fundamental form of sigma 2. This is equal to this. So you have to show that F is an isometry if and only if this condition holds. F is an isometry if and only if this condition holds. Okay. तो अगर मान लीजिए, so first let the sigma 1 and sigma 2 have same first fundamental form। मान लीजिए कि दोनों के first fundamental form same है, ठीक है? And suppose this T to UT VT be a curve in your open set U। ये U open set है और इसमें कोई कर्व आप ले लीजिए जिसका पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है UT VT। इसका पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है UT to VT, T goes to UT VT। और इसका जो सिग्मा 1 के साथ मैप है वो मान लीजिए, जब यहाँ से मैप आप ले रहे हैं सिग्मा 1 के साथ, तो ये सरफेस पे एक कर्व आपको दे देगा, ये सरफेस पे कर्व देगा, उसको गामा 1 कह लीजिए। तो लेट दिस गामा 1 T is the image of this curve via this surface patch sigma 1। So this is sigma 1 of say UT VT, right? And similarly, suppose this gamma 2T is the image of the same curve via the surface patch sigma 2. So UT VT, where the sigma 2 is nothing but FO sigma 1, right? So these are the corresponding curves on the two surfaces। ये sigma 1 के द्वारा हो गया, ये sigma 2 के द्वारा जो दूसरा surface है वहां पे आपको कर्व मिल रहा है। तो this curve is your, basically this is your अगर मान लीजिए इस कर्व का नाम आप गामा टिल्डा कर देते हैं, गामा टिल्डा कर दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा 1 ओ गामा टिल्डा, और ये जो कर्व है वो आपका हो जाएगा सिग्मा 2 ओ गामा टिल्डा। दैट इज गामा 1 एंड दिस इज गामा 2। ओके, सो सिंस F कंपोज विद F ऑफ गामा 1T, अगर इस गामा 1T पे F को आप इसका इमेज देखें तो गामा 1T is actually equal to the sigma 1 of UT/VT। So this is F of sigma 1 of F of sigma 1 of UT/VT, right? And this FO sigma 1 is actually sigma 2. So this is sigma 2 of UT/VT, ठीक है? And this is actually your gamma 2T। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गामा 1 कर्व का हम F के द्वारा जब इमेज ले रहे हैं तो हमको मिल रहा है गामा 2 कर्व, right? So it means the length of, अगर दोनों के फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम है
तो इन दोनों का जो लेंथ, दोनों का जो आर्क लेंथ होगा वो डेफिनेटली सेम होगा, राइट? क्यों ऐसा होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई इसका इंटीग्रल गामा 1 का जब आप लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ गामा 1? दिस इज गिवन बाय दिस इंटीग्रल स्क्वायर रूट ई यू डॉट स्क्वायर प्लस 2f u dot v dot plus g v dot square dt. And suppose t varies from some domain, say alpha to beta, right? या t1 to t2 कुछ भी लिख सकते हैं. और लेंथ ऑफ गामा 2 क्या है? लेंथ ऑफ गामा 2 है, ये भी यहाँ डोमेन तो सेम है दोनों का, अल्फा टू बीटा, और ये आपका है स्क्वायर रूट ऑफ. अब यहां आप देखें तो दोनों के लिए ये जो u डॉट v डॉट वो मिलेगा, वो क्या होगा? ये दोनों के लिए सेम रहेगा, ई यू डॉट स्क्वायर प्लस 2f u डॉट v डॉट एंड प्लस g v डॉट स्क्वायर dt. तो बिकॉज द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म EFG, अगर आप चाहते तो यहाँ पे E2 F2 G2 और E1 F1 G1 लिख सकते थे, ठीक है? फर्स्ट सरफेस के लिए E1 F1 G1 और सेकंड सरफेस के लिए E2 F, लेकिन इन दोनों के फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम है. लेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हैव सेम फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, तो EFG दोनों के सेम है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ, और यहां से आप देख रहे हैं कि ये दोनों का जो इमेज है वो सेम कर्व का, सेम कर्व जो यहाँ पे गामा टिल्डा आपने लिया है, सेम कर्व का आपने इमेज सिग्मा 1 से यहाँ पे लिया है और यहाँ सिग्मा 2 से लिया है. तो बेसिकली हम करते क्या है कि जो डोमेन सेट में जो कर्व है, जो पैरामीटराइजेशन हम लेते हैं, वो पैरामीटराइजेशन हम डोमेन सेट में लेते हैं. u और v जो है वो आपका डोमेन में वेरी कर रहा है, t जो है वो रियल लाइन पे वेरी कर रहा है, तो t इंटरवल दोनों ही केस में सेम हो जाएगा. u डॉट v डॉट जो कि इस डोमेन सेट में उस कर्व का टेंजेंट वेक्टर है, वो दोनों ही केस में सेम होगा. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज दिस गामा 2 is just the image of gamma 1 via this map f, and that is why this u dot v dot for both the curves be same, E F G are given to be same, and therefore the length of the two curves will be same. Is it okay to everybody? तो इस प्रकार, क्योंकि जब दोनों के फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम होंगे तो दोनों कर्व का लेंथ सेम होगा. अब सेकेंड पार्ट है कि अगर कोई भी, अब यहां तो देखिए एक पर्टिकुलर कर्व हमने लिया, अगर किसी भी कर्व का, जैसे यहां एक तो मान लीजिए आपने स्पेशल कर्व लिया है गामा टिल्डा, और उस गामा टिल्डा का इमेज आपने सिग्मा 1 से लिया है और गामा टिल्डा का इमेज आपने सिग्मा 2 से लिया है, और इन दोनों का लेंथ आपने दिखा दिया सेम. अब ये कह रहे हैं कि कोई भी कर्व अगर आप लें और उस कर्व का f के द्वारा इमेज यहाँ पे जो मिल रहा हो, वो कर्व का लेंथ अगर दोनों सरफेसेस पे सेम है, इफ दिस इज ट्रू फॉर एवरी कर्व, देन द टू सरफेसेस हैव सेम फंडामेंटल फॉर्म, सेम फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म. So this is the converse part, that if it is an isometry, if f is an isometry, means it is the length preserving map, length of you can say the length of arcs preserving map. If f is a length preserving map, arc length preserving map, then show that their first fundamental form will be same. So the second part, conversely, I think it's not difficult, क्योंकि समय हो गया है, इसलिए अभी आप लोगों का अगला क्लास भी है ना आज कोई? यस सर. या सर 12:30 बजे से. अच्छा, आज 12:30 से है. चलिए तब तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं. मे बी आई विल टेक 10 more minutes. Okay, so the converse part. So conversely, suppose f is an isometry. F is an isometry. What it means? It means if t goes to ut vt be any curve
be any curve in U where t belongs to some interval say alpha beta, जैसा कि हमने कहा इसको गामा वन अगर नाम दे दिया जाए, दैट दिस गामा वन इज इक्वल टू सिग्मा वन ऑफ यूटी वीटी, राइट। आपके बुक में लिखा हुआ है सब चीजें, हम केवल बुक से लिख रहे हैं। ये गामा वन टी बल्कि कर लीजिए, तो गामा वन टी जो है वो उस कर्व यूटी वीटी का सिग्मा वन के द्वारा इमेज है, और इसी तरीके से जो गामा टू है दैट इज गिवन बाय दिस सिग्मा टू ऑफ यूटी वीटी, राइट। तो अगर इन दोनों का लेंथ सेम है, तो इफ दे हैव सेम लेंथ, राइट, तो कन्वर्सली सपोज f is an isometry, that is f is an isometry, that is if this is any curve in U, right, the curves gamma 1 and gamma 2 have same length, it means this t1 to t2, आपने अल्फा बीटा लिया है तो अल्फा बीटा ले लीजिए, कोई बात नहीं। ये अल्फा बीटा मान लीजिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया गया है अल्फा बीटा। इस अल्फा बीटा के अंदर कोई क्लोज इंटरवल ले लीजिए, क्योंकि जब लेंथ हम मेजर करते हैं तो क्लोज इंटरवल लेते हैं, तो इसको आप t1 to t2 ले लीजिए, से t1 to t2, राइट। So this t1 to t2 and square root of this e1 and u dot square plus 2f1 u dot v dot plus g1 v dot square and dt, and this should be same as t1 t2 and square root of this e2 u dot square plus 2f2 u dot v dot plus g2 v dot square dt, and this should be true for all t0 t1 in the interval alpha beta. This should be true for all, मतलब इसमें अल्फा ये t1 t2 को अल्फा बीटा के बीच में कहीं भी आप मूव करा सकते हैं, provided t1 less than t2, otherwise कोई मतलब नहीं रहेगा। So t1 should be less than t2. Okay, and this e1 f1 g1 are the coefficient of first fundamental form of the first surface, and e2 f2 g2 are the coefficient of first fundamental form of the second surface. Okay, so because this is true for every value of t1 t2, their integrand must be same. ये t1 t2 के हर मान के लिए सही है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के इंटीग्रेंड सेम है, यानी e1 u डॉट स्क्वायर प्लस 2f1 u डॉट v डॉट प्लस g1 v डॉट स्क्वायर, दिस शुड बी सेम एज दिस e2 u डॉट स्क्वायर प्लस 2f2 u डॉट v डॉट एंड प्लस g2 v डॉट स्क्वायर। तो ये जो है ये इंटीग्रेंड दोनों इंटीग्रल का हमेशा सेम है, एंड एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी कर्व। कोई भी कर्व अगर आप ले रहे हैं, ये यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये कोई भी कर्व आप यहाँ पे आर्बिट्ररी कर्व आपने लिया है, ये जो कर्व है वो आर्बिट्ररी कर्व है। आप इसको चाहें तो गामा टिल्डा जैसे पिछले वाले पार्ट में लिया था, इसको गामा टिल्डा, तो गामा टिल्डा भी एनी कर्व, फॉर एनी कर्व दिस शुड बी ट्रू। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसा कर्व लेना चाहते हैं, लेकिन जो भी कर्व लीजिए उसका जो f के द्वारा इमेज है उन दोनों का आर्क लेंथ सेम है। तो मान लीजिए कि हम एक इसमें t1 फिक्स्ड पॉइंट करें, जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम फिक्स कर ले रहे हैं। तो सपोज t1 इज ए फिक्स्ड पॉइंट, इज फिक्स्ड इन द इंटरवल दिस अल्फा बीटा। इसमें अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट कर दीजिए, एंड सपोज दिस u1 is equal to ut1 and v1 is equal to vt1। ये इस t1 की फिक्स्ड वैल्यू के लिए अब हम t1 को नहीं मूव कराना चाहते हैं, इसको फिक्स कर दिया हमने, और इसका जो गामा टिल्डा
के द्वारा जो इमेज है, जो u का इमेज है उसको हमने u1 कह दिया, जो v का इमेज है वो हमने v1 कह दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम 3 स्पेशल कर्व ले रहे हैं, क्योंकि हर कर्व के लिए ये दोनों इंटीग्रैंड सेम है, तो लेट अस टेक 3 स्पेशल कर्व्स। द फर्स्ट स्पेशल कर्व आई एम टेकिंग इज सिंपली दिस u is equal to is basically a curve parallel to v axis। ये जो uv प्लेन है, इस uv प्लेन में हम इस तरह का कोई कर्व ले रहे हैं, और वो कर्व ले रहे हैं जो ये u कोऑर्डिनेट है और ये v कोऑर्डिनेट है। तो हम एक ऐसा कर्व ले रहे हैं कि जो, बल्कि पहले आप u कर्व के पैरेलल ले लीजिए, u लाइन के पैरेलल ले लीजिए। तो इसके लिए मान लीजिए v इज इक्वल टू है से v1, v इज इक्वल टू v1 ले लिया। अब इस पे u पैरामीटर मूव करेगा, तो u की वैल्यू जो है, मान लीजिए ये आपका u1 पॉइंट था, ये बेसिकली u1 v1 पॉइंट है, यही u1 v1 पॉइंट है। यहाँ पे u की वैल्यू u1 है, ये लाइन आपका u इज इक्वल टू u1 है, ये लाइन आपका v इज इक्वल टू v1 है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा u1 v1। ठीक है, तो अगर इस लाइन के अलोंग अगर आप अपना कर्व लीजिए, उसका भी जो इमेज होगा दोनों सरफेस पैच में सेम होगा। तो उस कर्व का पैरामीटराइजेशन मैं लिख रहा हूँ, u इज इक्वल टू u1 प्लस t माइनस t1, ये हम पैरामीटराइजेशन ले रहे हैं u1 प्लस t माइनस t1 की। जब t इज इक्वल टू t1 होगा तो इसकी वैल्यू u इज इक्वल टू u1 हो जाएगी, और अदरवाइज इसका मान जैसे t की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इसका मान u1 प्लस दैट वैल्यू होता जाएगा। एंड दिस v इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज v इज इक्वल टू v1। तो अब अगर इस कर्व का अगर आप वेलोसिटी वेक्टर निकालें और इन दोनों इक्वेशंस में रखें, तो आप देखें v डॉट की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर दिस u डॉट इज इक्वल टू 1 एंड v डॉट इज इक्वल टू 0। तो इसमें u डॉट इज इक्वल टू 1 और v डॉट इज इक्वल टू 0 दोनों तरफ रखिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू गेट दिस e1 इज इक्वल टू e2। इसी तरह ले लीजिए, चाहे वो प्लेन का पोर्शन ले लीजिए, क्योंकि तीनों ही केसेस में आपने देखा था कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम है,
इसका मतलब अगर सुटेबल डोमेन अगर आप चूज कर लें जिसके लिए वो मैप जो है वो डिफ्यूमार्फिक हो जाए, क्योंकि ध्यान देंगे कि सिलेंडर पूरा का पूरा कभी प्लेन के डिफ्यूमार्फिक नहीं हो सकता है, तो आपको एक सुटेबल डोमेन चॉइस करना पड़ेगा। एक सुटेबल डोमेन अगर आप चॉइस कर लें, चूज कर लें, जिसमें जो मैप है वो डिफ्यूमार्फिज्म हो जाए, तो वो निश्चित रूप से एक दूसरे के आइसोमेट्रिक होते हैं और कोई भी कर्व आप लीजिए उस कर्व का आर्क लेंथ नहीं बदलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट ऑन विल सी अनदर मैप व्हाट इज कॉल्ड कन्फॉर्मल मैप। किस तरह से इस कन्फॉर्मल मैप इज बेसिकली ये जनरलाइजेशन ऑफ आइसोमेट्री मैप, आइसोमेट्री का जनरलाइजेशन है और उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, कुछ बहुत ही नॉन ट्रिवियल एक्सरसाइजेस। जैसे प्लेन सिलेंडर का तो बहुत ही आसान है, लेकिन आप एक्सरसाइज 5.8 आप देखेंगे, एक्सरसाइज 5.8, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सरफेस दिया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सरफेस है और इसको अगर आप एल्फ्रेड ग्रे की किताब में अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत अच्छा इसकी मैथमेटिका में प्रोग्रामिंग भी बताई है। ये दो अलग अलग सरफेस हैं जिनका नाम है कैटेनाइड और हेलिकॉइड। एक सरफेस है कैटेनाइड और दूसरा सरफेस है हेलिकॉइड। तो एक कैटेनाइड और हेलिकॉइड आप देख सकते हैं t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1 के लिए पेज 105 पे इनका ग्राफिक्स भी दिया हुआ है। एक बिल्कुल एक तरह सीढ़ी की तरह से चढ़ता हुआ दिख रहा है, t इज इक्वल टू 1, और t इज इक्वल टू 0 जैसे लग रहा है कि एक कुछ डमरू के जैसा शेप है इसका। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेट्रिक हैं। इन पे कोई अगर आप कर्व लीजिए, उसका इमेज यहाँ पे लीजिए, तो उसका आर्क लेंथ नहीं बदलेगा। यानी आइसोमेट्री मतलब आप ये समझे ना कि उसको केवल बिना स्ट्रेचिंग के, बिना कटिंग पेस्टिंग के हमने उसको केवल डिस्टॉर्ट किया है। जैसे आप प्लेन पेपर को आप सिलेंडर बनाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उसी सिलेंडर को जब घुमा करके टोरस बनाने जाएंगे तो वो आइसोमेट्रिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें कर्व का लेंथ बदल जाएगा। तो इसलिए ध्यान देंगे, इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे और इसका एक जनरलाइजेशन हम लोग स्टडी करेंगे जिसको हम कन्फॉर्मल मैप कहते हैं। ओके, थैंक यू।